नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम संपूर्ण छायावाद को पढ़ेंगे, जिसमें छायावाद का अर्थ, परिभाषा, मुख्य प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और उन कवियों की रचनाएं शामिल होगी, जो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो चलिए इसकी समय सीमा देख लेते हैं। आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375 तक मानी जाती है और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ही प्रमुख आलोचक रहे हैं और उनके ग्रंथ को हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो उन्हीं के अनुसार हम यहाँ पे काल विभाजन नामकरण लिए हैं। दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक है। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से संवत 1900 तक मानी जाती है। तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से आगे काल को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को समय सीमा पता करना है ईस्वी में, ये तो संवत में है, तो 75 साल माइनस कर दीजिएगा। अगर ईस्वी में बात करें तो आधुनिक काल को हिंदी कविता के संदर्भ में आगे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा है छायावादी युग। यह आधुनिक काल है। तो छायावादी युग का समय सीमा 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। चौथा है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग की समय सीमा 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। पांचवा है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवाद का समय सीमा 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी माना जाता है। छठा है नई कविता। नई कविता 1952 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक माना जाता है। लास्ट है साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता का समय सीमा 1960 ईस्वी से आगे तक का माना जाता है। और यहाँ है छायावाद। छायावाद को इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, वो तो हम थोड़ा बहुत बता दिए समरी। तो छायावाद का समय सीमा क्या है? 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी के काल को छायावाद युग के नाम से संबोधित किया जाता है। तो चलिए इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, अर्थ, परिभाषा पढ़ लेते हैं। छायावाद। हिंदी कविता में छायावाद का युग द्विवेदी युग के बाद आया। द्विवेदी युग के पतन के बाद छायावाद युग का प्रादुर्भाव हुआ। द्विवेदी युग की कविता नीरस, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी। यह देखिए द्विवेदी युग की यह प्रवृत्तियाँ हैं कि द्विवेदी युग की कविताएं क्या थी? नीरस थी, उपदेशात्मक थी और इतिवृत्तात्मक थी। इतिवृत्तात्मकता तो द्विवेदी युग का प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद में इसके विरुद्ध विद्रोह करते हुए कल्पना प्रधानता, भावोन्मेष युक्त कविताएं रची गई। द्विवेदी युग के विद्रोह स्वरूप छायावाद में कल्पना की प्रधानता कविताओं में देखने को मिली, भावोन्मेष युक्त कविताएं रची गई। मुकुटधर पांडे ने
श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया। अब पूछेगा कि छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो मुकुटधर पांडे ने। और किस पत्रिका में प्रकाश वह छायावाद नाम का प्रयोग किए, तो शारदा पत्रिका में। और वह क्या था, एक निबंध था। छायावाद ने हिंदी खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद ब्रजभाषा हिंदी काव्यधारा से बाहर हो गई। छायावाद, अब पूछेगा प्रश्न कि ब्रजभाषा हिंदी काव्यधारा से क्यों बाहर हो गई, तो छायावाद के उदय के कारण। क्योंकि ब्रज छायावाद में खड़ी बोली में कविताएं रचना शुरू हो गया और छायावाद में ही कविताओं को छंदों से मुक्त कर दिया गया। निराला ने अपनी प्रथम छंद मुक्त रचना जूही की कली लिखकर छायावाद में छंदों से मुक्त कविताओं का एक नया रास्ता खोल दिए। इसने हिंदी को नए शब्द, प्रतीक तथा प्रतिबिंब दिए। छायावाद ने हिंदी के नए शब्द दिए, प्रतीक दिए, प्रतिबिंब दिए। इसके प्रभाव से इस दौर की गद्य की भाषा भी समृद्ध हुई। आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो छायावाद को, एक तो होता है कि भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। लेकिन देखिए साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो छायावाद को। क्योंकि खड़ी बोली का प्रादुर्भाव ब्रजभाषा को हटाकर पहली बार छायावाद में ही प्रतिष्ठित किया गया। यह युग साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति था। छायावाद साहित्य के युग में साहित्यिक दृष्टिकोण से क्या था, एक क्रांति था, जिसमें कला पक्ष, भाव पक्ष दोनों दृष्टिकोण से उत्कर्ष का चरण दिखाई देता है। सन 1920 से सन 1936 तक के काव्य को छायावाद काव्य के नाम से जाना जाता है। छायावाद अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है कि छायावाद का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद का संबंध रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का अर्थ या संबंध रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। वे कहते हैं जब परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है तो यही छायावाद है। यही क्या है, छायावाद है। तो यह कोटेशन रामकुमार वर्मा का अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, परमात्मा कौन थे, याद करने का ट्रिक देखिए। परमात्मा कौन थे, राम थे। राम क्या थे, एक परमात्मा थे। तो जब भी कोटेशन में आए कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगे तो यही क्या है, छायावाद है। तो यह रामकुमार वर्मा की परिभाषा है छायावाद के परिप्रेक्ष्य में। तीसरे हैं डॉक्टर नगेंद्र। तीसरे कौन है, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को क्या कहा है, क्या परिभाषा से संबोधित किया है, तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। अब आगे पढ़ते हैं कि छायावाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं। इस वीडियो में आप लोगों को छायावाद से संबंधित एक भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटने नहीं पाएगा। संपूर्ण छायावाद को इस एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति देखते हैं क्या होता है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में शामिल है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में क्या था, व्यक्तिवाद था। क्योंकि देखिए निराला भी क्या किए, अपने जीवन से जुड़े सरोज स्मृति लिखे,
अपने जीवन से व्यक्तिवाद मतलब स्वयं के प्रति ज़्यादा कविताएं रखी गई। महादेवी वर्मा को ही ले लीजिए कि अपने ही बारे में ज़्यादा लिखी हैं, अपने अज्ञात प्रीतम के बारे में। तो पहला प्रवृत्ति क्या हो गया, इसको रट के याद करेंगे तो भूल जाएंगे। उस समय क्या कविताएं लिखती थी कि व्यक्तिवाद की प्रधानता थी मुख्य प्रवृत्ति। तो मुख्य प्रवृत्ति कैसे याद करेंगे कि छायावाद, निराला भी अपने बेटी के ऊपर लिखे थे, महादेवी वर्मा भी अपने अज्ञात प्रीतम के बारे में लिखी थी, उसी पे कविताएं लिखी थी। अपने जीवन से रिलेटेड गिल्लू हो गया, गौरा गाय हो गई, तो वह अपने घरेलू जीवन से रिलेटेड कविताएं लिखे थे, तो या गद्य भी लिखे थे। तो व्यक्तिवाद की पहला प्रवृत्ति क्या है छायावाद की, व्यक्तिवाद की प्रधानता। दूसरा है मानवतावाद, दूसरा क्या है मानवतावाद। तीसरा है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण छायावाद के प्रमुख प्रकृति चित्रण कवि कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत थे। तीसरा है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता क्यों थी कि नायक नायिका भेद को लेके कविताएं लिखा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी को ले लीजिए, नायक नायिका प्रधान रचनाएं, तो उनके रचनाओं से कोरिलेट करके छायावाद की प्रवृत्तियाँ याद के। छायावाद की प्रवृत्तियाँ मिलान में भी दे देता है कि इसमें से कौन सी छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है या है, ऐसे करके भी परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। पांचवा है रहस्यवाद। रहस्यवाद क्यों था कि छायावाद की मुख्य रहस्यवादी कवित्री कौन थी, महादेवी वर्मा थी। उनका सारा काव्य रहस्यवाद के समन्वय से ओतप्रोत था। छठा कवि है, छठवा विशेषता है प्रवृत्ति है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंद होके रचनाएं लिखी गई। क्यों स्वच्छंदतावाद प्रवृत्ति है छायावाद की, तो उसमें छंदों से मुक्त कविताएं रखी गई। कवि स्वतंत्र होके स्वच्छंदतावाद क्यों हुआ कि कवि स्वतंत्र होके कविताएं रचने लगा। सातवां का है वेदना और निराशा। महादेवी की कविताओं में वेदना और निराशा की झलक मिलती है। आठवां है नारी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। यह जयशंकर प्रसाद की कामायनी में देखने को मिलता है। नौवां विशेषता है स्वतंत्रता, देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना की कविता। 10वां है आदर्शवाद। 11वां है प्रतीकात्मकता। 12वां है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। और लास्ट प्रवृत्ति है मुक्त छंदों का प्रयोग। ये है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति। यह 13 प्रवृत्ति याद कर लेंगे आप लोग, तो इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ लेते हैं। उनकी विशेषताएं या प्रवृत्तियां तो हो गई, परिभाषाएं भी हो गया। संपूर्ण छायावाद के प्रमुख स्तंभ। छायावाद के प्रमुख स्तंभ ये हैं, क्या है, पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरा है पंत सुमित्रा नंदन पंत, तीसरे हैं महादेवी वर्मा और चौथे हैं निराला। अब इनके बारे में, इनकी जीवनी, इनकी रचनाएं विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। यह छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। तो छायावाद के स्तंभों में 4 नाम शामिल है। एक जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के प्रथम स्तंभ कौन थे, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ। कहाँ पर, बनारसी उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु कब हुआ, 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ। तो इनके बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ लेते हैं। पहला है चित्राधार, ब्रज भाषा में रचित कविताओं का संग्रह है। चित्राधार में क्या है, चित्राधार पहला है जयशंकर प्रसाद की रचना चित्राधार। चित्राधार में क्या है, तो ब्रज में रचित कविताओं का संग्रह है। दूसरा है कानन कुसुम, तीसरा है महाराणा का महत्व, चौथा है करुणालय, पांचवा है झरना, छठवां है आंसू, 7वां है लहर, उसके बाद से है कमायनी। और कमायनी क्या है, एक महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना, ये मुख्य रचनाएं हैं। वैसे तो जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, ध्रुव, अजात शत्रु
तो यह प्रमुख रचनाएं हैं। चित्राधार ब्रजभाषा में रचित कविताओं का संग्रह है। दूसरा है कानन कुसुम। तीसरा है महाराणा का महत्व। चौथा है करुणालय। पांचवा है झरना। छठा है आंसू। सातवां है लहर और आठवां है कामायनी। दूसरे छायावादी स्तंभ कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और इनको पिक्चर के साथ देख लीजिए कि सुमित्रानंदन पंत हैं दूसरे छायावादी स्तंभ। इनका जन्म कब हुआ? तो 20 मई 1900 ईस्वी में कौसानी में हुआ। मृत्यु कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1977 में प्रयागराज में हुआ। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में कौन कौन शामिल है? वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है। वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगमाणी है, ग्राम्य है, स्वर्ण किरण है, स्वर्णधूलि है, युगांतर है, शिल्पी है, प्रतिमा है, सौवर्ण है, वाणी है, चिदम्बरा है। यह चिदम्बरा है। चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रश्मिबंध है, कला और बूढ़ाचार्य है, लोकायतन है। इतनी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगांतर। युगांतर से छायावाद के युग का अंत की घोषणा माना जाता है। शिल्पी, प्रतिमा, स्वर्ण, वाणी, चिदम्बरा, रश्मिबंध, कला और बूढ़ाचार्य और लोकायतन। लोकायतन क्या है? एक महाकाव्य है। तीसरे छायावादी स्तंभ है निराला जी। निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म कब हुआ? 21 फरवरी 1896 ईस्वी को मेदिनीपुर में हुआ। मृत्यु कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ। इनकी रचनाएं को देख लेते हैं। तो देखिए, अनामिका हो गया, परिमल हो गया, गीतिका हो गया, तुलसीदास हो गया, आराधना हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, अरिमा हो गया, नए पत्ते, बेला, अर्चना। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुत्ता, अरिमा, नए पत्ते, बेला और अर्चना। यह निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। चौथे स्तंभ हैं महादेवी वर्मा। उनकी कविताओं की एक पंक्ति सुन लीजिए। वे मुस्कुराते फूल नहीं, वे मुस्कुराते फूल नहीं, जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं, जिनको भाता है बुझ जाना। आधुनिक काल की यह मीरा के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्हें महादेवी वर्मा को आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रश्मि, निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा। रश्मि, निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा और यामा। अन्य छायावादी कवियों को देख लेते हैं। अन्य छायावादी कवियों में कौन थे? रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, जानकी वल्लभ शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल। छायावाद के यह अन्य कवि हैं। 4 तो स्तंभ हो गए, महादेवी, निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। और यह छायावादी के अन्य कवि हैं। रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, जानकी वल्लभ शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। छायावाद की याद रखने योग्य कुछ विशेष बातें। इस एक ही वीडियो में आप लोगों को कम से कम 30-40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, छायावाद की कुछ मुख्य बातें क्या हैं? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। यह 15 सर्गों में विभक्त किया गया है। राम की शक्ति पूछा, सरोद स्मृति, तुलसीदास, निराला जी की छायावादी एक लंबी कविता है। यह राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति और तुलसीदास, निराला जी की एक लंबी कविता है। तीसरे हैं सुमित्रानंदन पंत।
को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो प्रश्न आता है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो वो हैं सुमित्रानंदन पंत। फिर देखते हैं, पंत की रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसे मैनिफेस्टो, छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, तब पंत की रचना पल्लव को। निराला को क्रांतिकारी विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछे आग और राग का कवि कौन है, तो वह निराला जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भी कहा जाता है, लेकिन क्रांतिकारी कवि कौन है, तो निराला जी को क्रांतिकारी और विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। छायावाद के बृहत तरई, अब देखिए छायावाद के बृहत तरई में कौन कौन आते हैं, तो जयशंकर प्रसाद आते हैं, सुमित्रानंदन पंत आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। स्तंभ में तो चारों लोग आते हैं, महादेवी वर्मा भी शामिल होती हैं, लेकिन जब छायावाद का बृहत तरई पूछेगा तो बृहत तरई में बस 3 ही कवि शामिल हैं और 3 कवि लघु त्रय में शामिल हैं। तो बृहत त्रय में छायावाद के बृहत त्रयी कवि कौन है, इसमें से दे देगा मिलान के लिए कि इनमें से छायावादी बृहत त्रयी कवि में कौन शामिल नहीं है, तो एक शामिल नहीं होंगे। तो जयशंकर प्रसाद शामिल है, सुमित्रानंदन पंत शामिल है और निराला जी शामिल है। अब छायावाद के लघुत्रय में कौन कौन शामिल है, तो महादेवी वर्मा है, रामकुमार वर्मा है और भगवती चरण वर्मा है। कहीं कहीं भगवती चरण वर्मा नहीं रहता है तो इनके स्थान पे मैथिली शरण गुप्त को शामिल कर लिया जाता है। तो चाहे भगवती चरण वर्मा आए और चाहे मैथिली शरण गुप्त आए, इन दोनों में कोई एक कवि शामिल होगा। तो लघुत्रय में 3 कवि ही आएंगे, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। अगर भगवती चरण वर्मा नहीं रहे तो मैथिली शरण गुप्त टिक मार दीजिएगा। प्रमुख कवियों के उपनाम, छायावाद के प्रमुख कवियों के उपनाम। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा गया, ब्रह्मा कहा गया, क्योंकि कहा जाता है कि छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकर्ता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, रचना करते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, रचना करते हैं, इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की रचना की है। छायावाद के प्रमुख प्रयोगकर्ता माने गए, तो इसीलिए इन्हें ब्रह्मा की उपाधि दी गई। सुमित्रानंदन पंत को विष्णु कहा गया। विष्णु क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो प्रकृति का सुकुमार कवि पालनकर्ता कौन किसे माना जाता है, सुमित्रानंदन पंत को, तो इसीलिए इन्हें विष्णु की उपाधि दी गई। और सूर्यकांत त्रिपाठी विद्रोही कवि थे, क्रांतिकारी कवि थे। तो शंकर जी कैसे होते हैं, एकदम विद्रोही स्वभाव के शंकर जी हैं। जल्दी क्रोध भी आ जाता है और जल्दी से मान भी जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी को शंकर के नाम से संबोधित किया गया। तो आज के इस सेशन में हम छायावाद से संबंधित प्रश्नों को हल किए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार।